Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Gaura Dhawanlal and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद गौरा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे। उदयन नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद सोनू। और अब हेडलाइंस के साथ है गौरा धवनलाल। Thank you, Sonu. A quick look at the headlines. Key domestic stocks climb up more than 1%. Sensex finishes near the 58,000 mark. Nifty settles above 17,300 points. Global share markets witness modest gains and Brent crude price hovers around $116 per barrel level. प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक आज 1% से अधिक बढ़े। सेंसेक्स 58,000 के करीब बंद हुआ। निफ्टी 17,300 के ऊपर पहुंचा। वैश्विक शेयर बाजारों में मामूली बढ़त का रुख था और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य $116 प्रति बैरल के करीब रहा। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। अन्य एशियाई शेयर बाजारों में वृद्धि के अनुरूप सेंसेक्स और निफ्टी दोनों 1% से अधिक की बढ़त पर बंद हुए। सेंसेक्स 58,000 के करीब रहा और निफ्टी 17,300 के ऊपर बंद हुआ। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1.22% की तेजी से 697 अंकों की वृद्धि दर्ज करता हुआ 57,989 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.16% की बढ़त से 198 अंक ऊपर 17,316 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.17% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.15% की मामूली बढ़त में रहे। The Sensex and the Nifty today climbed more than 1%. Both stocks jumped in sync with gains in other Asian share markets. The BSE Sensex closed near the 58,000 mark, while the NSE Nifty settled above 17,300 level. The Sensex rose 697 points or 1.22% to close at 57,989. The Nifty also gained 198 points or 1.16% to finish at 17,316. In the broader market at the BSE, the mid-cap climbed 0.17% and the small-cap index surged 0.15%. In the Sensex pack, 26 companies logged gains, while 4 declined. Tech Mahindra was the top gainer as it rose 3.8%, followed by Reliance, which added 2.6%. ITC gained 2.2% and TCS climbed 2.1%. On the other hand, Hindustan Unilever fell 2.8% and Nestle India slipped 2.5%. In sectoral indices at the BSE, 15 out of 19 sectors logged gains. Energy index gained the most as it added 1.9%, followed by oil and gas indices which rose 1.9%. IT index also surged 1.9% and tech climbed 1.8%. On the other side, realty sector fell 1.1% and FMCG ended 0.7% down. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,540 companies gained while 1,858 fell. Shares of 115 companies remained unchanged. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 6 पैसे कमजोर होकर 76 रुपए 16 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक 0.11% की बढ़त से 98.6 पर था। उदयन, आज हमने खासी तेजी देखी है बाजार में, लगभग 700 अंकों की, बावजूद इसके कि यूएस फेड ने काफी फर्म इंडिकेशन दिए कि वो अपना बढ़ा सकते हैं, इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज का जो स्पीड है उसे बढ़ा सकते हैं, और यूक्रेन और रशिया की कॉन्फ्लिक्ट भी जो है वो भी लगातार चल ही रही है। सो कैसे देखते हैं आप आज की तेजी को? क्या उसके पीछे कारण है और कितनी स्थायी है?
देखिए वो जो कल जो फेड चेयरमैन के बारे में बातचीत आप कर रहे हैं, तो वहां पे उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, एक्सपीडिशियसली। तो वो कंसिस्टेंटली से एक्सपीडिशियसली, तो वहां से सिग्नल पड़ी गई है। और सोनू, जब मार्केट में काफी सारे फैक्टर्स इकट्ठे बहुत डायनामिकली चेंज होते हैं, तो क्या होता है कि आपको इंफॉर्मेशन की जरूरत है, जानकारी की जरूरत बहुत पड़ती है, फिर आप उसका विश्लेषण करते हैं। तो बहुत छोटी छोटी चीजें जो हैं मार्केट को तब मूव कर सकती हैं, जो कि हम पा रहे हैं। जैसे कि आपने यूक्रेन के बारे में जिक्र किया, फेड के रेट टाइटनिंग के बारे में जिक्र किया, आपने मुद्रास्फीति के बारे में जिक्र किया। तो इतने सारे बॉल्स, अंग्रेजी में कहा जाए, सो मेनी बॉल्स आर अप इन द एयर। तो उसमें क्या होता है कि आप देखेंगे आज मार्केट में भी कैसे शुरुआत में ढलान आई, गिरावट आई, फिर बाउंस बैक हुआ। तो ये जो सिलसिला ये बरकरार रहेगा, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे मार्केट रिएक्ट करेंगे। चाइना में एक लॉकडाउन की स्थिति है जो सप्लाई चेन को इम्पैक्ट कर रही है। यूक्रेन में जो संघर्ष है वो भी सप्लाई चेन को इम्पैक्ट कर रही है। तो जब इतने सारे चीजें हैं, फैक्टर्स हैं, जहां पे कुछ भी चेंज हो सकता है जो आपके इकोनॉमी और मार्केट्स को इम्पैक्ट करेंगे, तब ये इस टाइप की जो है मार्केट की ट्रैजेक्टरी आप देखते हैं। आपने एक्सपीडिशियसली वर्ड यूज किया, सो थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि इसका सरल शब्द में हमारे श्रोताओं के लिए कि क्या मतलब है, कैसे उसको पॉजिटिवली इंटरप्रेट क्यों किया गया है? देखिए, सबसे पहले लोगों को एक्सपीडिशियसली मतलब तेजी के साथ करने के बारे में बात करें। पहले कहा था कंसिस्टेंटली करेंगे, तो मार्केट ने पहले सिग्नल ये लिया कि और ज्यादा, जैसे 25 बेसिस पॉइंट, मतलब 1% पॉइंट के 1/4 परसेंटेज पॉइंट। तो लोगों का कहना था कि क्या ये आधा परसेंटेज पॉइंट हो सकता है हर बार मीटिंग में। तो विश्लेषण करने के बाद ये देख पाया गया कि ऐसा शायद हो ना पाए। दूसरी बात ये है, जेरोम पावेल का ये कहना, फेड चेयरमैन जो, वो इसलिए कि वो लचीलापन लाना चाहते हैं। तो अगर वो देखते हैं कि मुद्रास्फीति की जो स्थिति है वो बहुत अड़ियल है, उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं और उसकी वजह से इकोनॉमिक इफेक्ट आ रहा है, जिससे उनके एम्प्लॉयमेंट, रोजगार में इम्पैक्ट होगा, तब तो उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वो उसको फ्लेक्सिबिलिटी रख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एक बार कह दिया तो बस पत्थर में लकीर हो गई। तो उसको वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने के लिए वो कर रहे हैं। और यहाँ पे कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है कि जब आप करते नहीं है, आप किस तरफ जाएंगे। सारे जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो कमेंट्री, जो नैरेटिव दे रही है, मार्केट उस हिसाब उसको लेके वो कर रहे हैं। आपको याद होगा 2013 में टेपर टैंट्रम हुआ था क्योंकि मार्केट को गाइडेंस नहीं मिली थी। तो सारे सेंट्रल बैंक्स जो कर रहे हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा वो रिपीट ना हो। Udin, when we talk of the markets and we keep using the term volatility, and I think at one level when we see that the volatility has become a kind of a stable factor, to use a paradox in these terms. So we also know that there are so many factors playing in, but we don't always expect the market to move in the direction expected of the factor which is playing out. Sometimes we think that the crisis is still there. The crisis is increasing, but the markets are also going up and responding to probably something else. So do you think at one level the markets have factored in all this, and this is how we should now normally, irrespective of external factors, expect the market to be? Well, that's a very good question. What happened was 2 years back when all this accommodative monetary policy came in, when lots of cash was pumped in, the kind of cash that is unheard of came into the system. It's like lots and lots of water being, brought into a tub, right, or a pond or a lake. Now, what's happening is that's not gone anywhere. That's come into the system. That's already messed up your stocks investing is a high risk investing. But when you have that kind of water coming in, basically what you did was you drenched everything that was there in that system. True. So what happened was every boat went up. So what happens is if you say in 2020 you bought some stocks, went off to sleep and woke up 1 year later, you would have found the stocks to have gone up. That's not how stock markets operate. When you're talking about taking that water off, that's when you're bringing things back in the normal. But what's happening is, on top of that, there are other things that have come in. Suddenly you're not being able to increase the supply, whether it's of electronics, whether it's cars, whether it's oil now. So those issues have come in. And on top of that, you still have the pandemic, which doesn't seem to be going away from everywhere in the world. Right. And then we have got another
important variable in the conflict in Ukraine. So it's just complicated the whole thing far more. But typically what it should have done is, when you are going to take the excess cash out of the system or bring it back to the normal, then when you are investing in equities, you should be keeping in mind that it's a high risk investment. Before, what happened was market was almost like a high paying fixed deposit. Right. So that is not how it should have been, but it was aided by the fact that there was accommodative monetary policy. Now it's coming back to the normal. So it's a new normal, but such zigzagging market movements is not a normal thing. There are very exceptional things that are happening. That means somewhere when we say high risk, high gain, now the high risk is playing out. Yeah, definitely there's a lot of, volatility. Markets always go up and down. It's like a tide in a sea. But how would you differentiate that between that and a tsunami? Is when the waves are very high and it's going up and down. So what we are looking at is it's not the normal high tide, low tide. Okay. This is where in very short periods of time, very high, very rapid changes in price that's happening. That's what volatility is about. So इस माहौल में जो आपने बहुत अच्छी तरह डिस्क्राइब किया कि कितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी है, अनसर्टेनिटी है, और इंटरेस्ट रेट्स का भी जो झुकाव है वो अपवर्ड है, जिसका हम जो असर है वो बॉन्ड यील्ड्स पर भी देखते हैं. सो आपको लगता है कि इन्वेस्टर्स को थोड़ा अब बॉन्ड्स की तरफ झुकाव ज्यादा करना चाहिए कंपेयर टू इक्विटी, अपने जो प्रपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट में? मैं तो ये कहूंगा कि आप बॉन्ड्स की तरफ अभी ना देखें. ओके. जहां पे, क्योंकि वो इतना, जब आपके इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का मूवमेंट ऊपर जा रहा है, तब क्या होता है, आप अगर मार्केट लिंक्ड फिक्स्ड इनकम में है तो आपको सफर करने के चांसेस ज्यादा हैं. क्योंकि आप इक्विटी मार्केट तो वैसे ही कॉम्प्लेक्स है, बॉन्ड मार्केट और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. तो वहां पे पर अगर लकीली इंडिया में हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ और चीजें हैं आपके पास हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स हैं जो कि आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के साथ सब लिंक्ड है, प्रोविडेंट फंड में आप अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हैं. ये कुछ चीजें आप अगर करें तो आप ये इंटरेस्ट मूवमेंट की जो फ्लक्चुएशन है वहां से आप हेज रहेंगे. पर अगर आप यहाँ पे प्ले करना चाहते हैं, दिस इज द वर्स्ट टाइम टू गेट इनटू मार्केट लिंक्ड डेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपको मालूम नहीं है इन्फ्लेशन उनमें भी इक्वली रिस्क है. हाँ, तो वहाँ पे ज्यादा है और उसकी समझ लोगों को और कम है. इक्विटीज में तो है ही कम, उसमें और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. और अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो आज जो परफॉर्मेंस रही है, एनर्जी इंडेक्स, ऑयल एंड गैस इंडेक्स बढ़े हैं, आईटी इंडेक्स बढ़ा है. हमने देखा है कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस भी कुछ हल्की बढ़ोतरी की है सरकार ने. लेकिन रियल्टी सेक्टर गिरा है, एफएमसीजी गिरा. आपको लगता है कि जो सेक्टर्स सप्लाई साइड इश्यूज, सप्लाई चेन इश्यूज और उसकी वजह से जो कॉस्ट प्रेशर्स अब बढ़ रहे हैं कुछ इंडस्ट्रीज पे, इवन ऑटो सेक्टर, एबीसी, स्टील, सीमेंट, इन सब इनपुट्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ये कैसी सिचुएशन आपको लगता है प्ले आउट करेगी इन सेक्टर्स के प्रोस्पेक्ट्स पे और इन सेक्टर्स के मार्केट प्रोस्पेक्ट्स पे? देखिए, इसमें कुछ बुकिश आंसर दिए जा सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या प्ले आउट करेगी, इतने सारे फैक्टर्स हैं. तो बुकिश आंसर ये होगा कि जब आप एफएमसीजी का देखेंगे, जैसे आप हिंदुस्तान यूनिलीवर टाइप के जो कंपनीज हैं, वहां पे आप पाएंगे कि जो कुछ हद तक प्राइसिंग पावर जिनके पास है वो पास ऑन करने की कोशिश करेंगे. जब आप पास ऑन नहीं कर पाते हैं और उसके साथ कंबाइन करेंगे, आप वॉल्यूम को थोड़ा कम कर देंगे, छोटे टिकट साइज कर देंगे, 100 ग्राम का 90 ग्राम्स कर दिया, तो आपने उस हिसाब से किया. फिर लोग जो हैं, आप लोगों को ऑप्शन देंगे कि वो सब्स्टिट्यूट कर सके, आप ही के ब्रांड में रहें. तो ये कुछ बातें यहाँ पे चलती रहेंगी. कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे सप्लाई चेन रिलेटेड इश्यूज आएंगी. तो मान लीजिए कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हैं, जहां पे आपके पार्ट्स वगैरह इनपुट्स जो है चाइना से आते हैं. वहां पे अगर लॉकडाउन चलता है तो इन्वेंट्री तो रखा जा रहा है और काफी बढ़िया मैनेजमेंट की गई है ताकि वो 2020 वाला प्रॉब्लम ना हो. बट मान लीजिए ये 6-7 हफ्ते के अंदर तो ये सामने आ जाएगा, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, वहां पे कंट्रोल में नहीं आता, तो ये धीरे धीरे वहां पे देखे जाएंगे. इवेंचुअली क्या होता है, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति का प्रॉब्लम ये होता है
कि देयर इज अ लिमिट टिल विच आप इसको पास कर पाते हैं, अनलेस वो इतनी इंपॉर्टेंट है, आप इतने बढ़िया आपकी जैसे एप्पल है, तो एप्पल का अगर फोन है तो अगर किसी को लेना वो तो एप्पल का ही लेगा, वो और को किसी चीज का नहीं लेगा। इस टाइप की प्राइस सेंसिटिविटी कम है जी, जहां पे आपका इतना बढ़िया मेडिकल कोई इंस्ट्रूमेंट है, डायग्नोस्टिक है, जो आप नंबर 2 पे नहीं जाएंगे, नंबर 1 जो कंपनी है वहां पे ही करेंगे। अगर ऐसा नहीं है, जो कि हमारे कई कंपनियों के साथ ये इश्यू है, तब तो मुद्रास्फीति का प्रॉब्लम वहां पे जाके बाय डिमांड इरोजन करना शुरू कर देता है। तो इसको ये रातों रात प्ले नहीं करता। इन्फ्लेशन इवेंचुअली आपके जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको इम्पैक्ट करता है। पर अगर आप आरबीआई गवर्नर और आरबीआई के एनालिसिस देखें, उनको अभी ऐसा नहीं लगता कि इसमें ये वाला प्रॉब्लम अभी आ रहा है, अकॉर्डिंग टू आरबीआई। तो आप उससे कंफर्ट ले सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि हम वेट एंड वॉच करेंगे। Udin, you earlier spoke about the banking sector and how it's actually trying to ensure that, some kinds of checks and balances, they do exist, whichever way they can manage to intervene. So, wanting to come to MSMEs, and, they are the backbone of our production, and we spoke of supply chain linked issues. So, MSMEs have always been struggling in different ways, and the government has come out with many policies to help them. And now they're saying that MSMEs are now easing out because liquidity is increasing. Loan dispersals to them through banks have increased. Do you think this is a conscious policy to keep them standing, or is it just a requirement of the market? No, it would be a conscious policy. What government would want to do, and which it is trying to do, is get them. Sometimes, what happens is, you're an MSME and your linkage with the market, finding a buyer for whatever you're producing, whether it's goods or services, that is a problem sometimes. Sometimes credit is a problem. Right. Working capital is a problem. So when you link up with online marketplaces, all kinds of platforms, when you can get all kinds of facilitation in terms of lending, and it's not necessarily that banks do it, even MSME online digital lending, that's a big deal. I mean, in China, that's one of the biggest online financial activities. Now, if you can even work out that, which in India there are already players, then you won't really have a problem. But the other issue, of course, with MSMEs is how well aligned they would be to the larger guys. So, if you have a very large player, now can an MSME be part of that ecosystem? Because if you are going to try and reinvent the wheel, and MSME does it, obviously it will be in a disadvantage. True. So can it be part of a larger ecosystem, an online marketplace or other marketplace, or becomes an ancillary of a large company or a large ecosystem? These things are very important, because then you save, these MSMEs save on the cost, and they get some of those rewards of being part of that ecosystem. Absolutely, and sustainability comes in. Yeah. So now, with a request to our listeners to please stay tuned, we'll take a short break. उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन की बात करें भारत की, तो जो लेटेस्ट नोम्यूरा के इंडिया बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स फिगर्स आए हैं फॉर द वीक एंडेड मार्च 20, 126.4, हाईएस्ट एवर। सो प्री पैंडेमिक जो बिजनेस एक्टिविटी थी उससे 26.4% ज्यादा कहा गया है कि सर्विसेज ने भी कैचअप कर लिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ऑल्दो इट इज अ लिटिल अर्ली टू टेल, लेकिन जो ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट है उसका इम्पैक्ट लगता है कि हम पर लिमिटेड है अभी तक। सो ये आपको कितनी बड़ी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स लगती हैं, स्टेटमेंट लगती है, और आपको लगता है कि जो हमारा पॉलिसी एनवायरनमेंट स्टेबल है, जैसे अभी
अभी गौरा बात कर रही थी MSMEs की, जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है, उसको जो रिस्पांस धीरे धीरे उसका बढ़ता जा रहा है और उसको वो एक्सटेंड भी करती जा रही है सरकार देख के सिचुएशन को। PLI स्कीम्स का जो दायरा बढ़ता जा रहा है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स का, आपको लगता है कि ये पूरा एक मजबूती प्रदान कर रहा है हमारी इकोनॉमी को इस चैलेंजिंग सिचुएशन में? देखिए, सबसे पहले तो लेट्स टॉक अबाउट द लो हैंगिंग फ्रूट्स। तो आपके पास सर्विसेज जो थी, एग्रीकल्चर में पैंडेमिक का उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता है, क्योंकि वहां पे आपको साथ साथ 100, 150, 200 लोगों को काम नहीं करना पड़ता। तो वो तो अपनी जगह थी और उसके परफॉर्मेंस में उतनी प्रॉब्लम नहीं आई। मैन्युफैक्चरिंग में 19-20, 10-20 का फर्क पड़ता रहा, वो डिसरप्शन। पर हमारा तो सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी है। मोर देन हाफ ऑफ आवर GDP कम्स फ्रॉम सर्विसेज। जब आप रीओपन करें, वहां पे आपने जो नोमुरा का फिगर इंडेक्स के बारे में बताया, वो दैट बिकम सिग्निफिकेंट। इसका मतलब हमारी जो कैपेसिटी थी, जो बंद पड़ी थी, वो अब काम वहां पे चालू हो रहा है। वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं वो कमा रहे हैं, तो वो खरीदारी कर रहे हैं। तो ये कुछ जो आप अपने पूरे पोटेंशियल में आना शुरू कर रहे हैं। और बाकी आप सही कह रहे हैं, क्योंकि सारी जो इंडिकेटर्स हैं, ट्रैफिक इंडिकेटर्स, मॉल्स में जाए, फुटफॉल्स, ये सारे आपके अपवर्ड मूव की तरफ दिखा रहे हैं। तो ये तो इम्पोर्टेंट है। पर आप जो यूक्रेन से रिलेटेड बात, कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड बात कर रहे हैं, उसका सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट दूसरी तरीके से आ रहा है। वो आपके तेल के दामों के थ्रू से इन्फ्लेशन। कई बार क्या होता है सोनू, जो एक बम जो गिरता है, वो बम के धमाके से आपको प्रॉब्लम नहीं होती। जो श्रैपनेल्स होते हैं, सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट जो होता है, वो कई बार वो घातक हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट जो यहाँ पे है कि वो तेल के बढ़ते हुए दामों के थ्रू से आके आपकी इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि हम इतना आयात करते हैं और हम थर्ड लार्जेस्ट, मेरे ख्याल से हम इम्पोर्टर यूजर्स हैं। तो ये इससे हमारा बच नहीं पाएंगे। पर जो चीजें हमारे पास है, कि हमारे पास वो पॉलिसी फ्रेमवर्क है, पीछे से 2 साल से हम लोग रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कंपनी स्मार्टर हो गई हैं और जो बंद थी या तो वो एलिमिनेट हो गई हैं, मतलब उनको शटर डाउन करना पड़ा, या और जो खोल रहे हैं तो वो अब मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो इतने दिन अगर उन्होंने सर्वाइव किया तो मतलब उनमें कुछ दम था। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें मतलब बैलेंस हमारी तरफ ही इवेंचुअली आ जाएगा। बट द पॉइंट इज, हम जितनी हमारी जो महत्वाकांक्षा है, एम्बिशन है, उस हिसाब से शायद हमें वो आजादी, डिग्री तो फ्रीडम ना मिले, बिकॉज ऑफ ये जो सप्लाई चेन प्रॉब्लम हो गया, मुद्रास्फीति की प्रॉब्लम आ गई, जो कि ग्लोबल प्रॉब्लम, ग्लोबलाइजेशन का कहें कि जी बैड इफेक्ट। ऐसे में आप क्या कहेंगे इन्वेस्टर्स के लिए? आपकी ब्रॉडली एडवाइस क्या होगी? क्या करें? वो बाय करें, होल्ड करें, सेल करें? क्या उनका एक स्ट्रैटेजी ओवरऑल क्या होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले ऐसी कुछ बातें 3 बातें ऐसे कर लेते हैं जो बिल्कुल करनी नहीं चाहिए। सबसे पहले, अगर उथल पुथल हो रहे, आप बिल्कुल जाकर कुछ बेच देते हैं, फिर आपने सोचा नहीं, इन्फॉर्मेशन आपके पास पूरा नहीं है। जब आपके पास इन्फॉर्मेशन पूरा नहीं है, ना तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ना तो इन्वेस्टेड होके वहां से निकलना चाहिए। या तो आप पूरी तरीके से आपको जानकारी हो, नंबर 1। सेकेंड इज, डोंट बोरो टू इन्वेस्ट। आपने कोई रिस्की जो बिहेवियर है, जहां पे आपने पैसे लिए, कहीं से बोरो किया, फिर इन्वेस्ट किया, सो हाई रिस्क बिहेवियर जो है वो अभी आप ना करें। पर इसका मतलब है कि आपके जो इन्वेस्टमेंट है आप ना करें, पर ऐसा नहीं है। पर जरूरी भी नहीं है कि हमेशा हर रोज आपको कुछ ना कुछ खरीदना है या हर रोज आपको कुछ ना कुछ बेचना है। वो हरकत तो एक ट्रेडर करता है। इन्वेस्टर एक लॉन्ग टर्म होराइजन देखता है, एक फाइनेंशियल गोल देखता है, कुछ टारगेट बनाता है। तो अगर आपके कुछ इन्वेस्टमेंट अच्छा प्ले आउट कर गई हैं, या बहुत ही बकवास इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल काम नहीं कर रहे, प्रॉफिट बुक किया जा सकता है, आप उसको घुमा सकते हैं। आप मान लीजिए अगर म्यूचुअल फंड्स में है तो आपने मल्टी एसेट फंड, जहां पे डेट, इक्विटी, गोल्ड, वहां पे मूव कर गए, थोड़ा सा गोल्ड आप लेके आ गए 5%, तो आप पोर्टफोलियो को थोड़ा डाइवर्सिफाई अगर आप करते हैं, एसेट एलोकेशन शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है, वो अगर बेहतर करते हैं, तो इस पीरियड से आप आसानी से मैनेज करके निकल सकते हैं।
सो इस विस्तृत सलाह के बाद आइए रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। बैंकिंग, ऊर्जा और खनन क्षेत्रों में तेजी से एशियाई शेयर बाजार आज बढ़त में रहे। हालांकि निवेशक अमेरिका में तेज गति से ब्याज दरों में वृद्धि और तेल की आपूर्ति में युद्ध से उत्पन्न बाधाओं से बदलती स्थिति के प्रति जागरूक थे। हांगकांग का हैंगसेंग 3.2% के उछाल में रहा और जापान के निक्केई सूचकांक में 1.5% की बढ़त दर्ज हुई। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.9% और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.2% की वृद्धि में रहे। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.2% की गिरावट दर्ज हुई। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यहां भी दिन के कारोबार में तेजी का रुख था। लंदन का फुटसी 0.4%, फ्रांस का कैक 0.6% और जर्मनी का डैक्स 0.7% की बढ़त पर थे। A glance now at the U.S. market. U.S. stocks declined broadly while Treasury yields pushed higher yesterday as investors refocused on risks from the conflict in Ukraine and the U.S. Federal Reserve's actions on inflation. The Dow Jones lost 0.6% and the Nasdaq Composite Index fell 0.4%, while the S&P 500 indices ended almost flat. In news related to our cash crop jute, the Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, chaired by the Prime Minister Narendra Modi, has approved the minimum support price MSP for raw jute for the 2022-23 season. The approval is based on recommendations of the Commission for Agricultural Costs and Prices. The MSP of raw jute, TDN3 equivalent to TD5 grade, has been fixed at 4,750 rupees per quintal for the 2022-23 season. This is an increase of 250 rupees over the previous year. Udyan, when we talk of jute prices, a cash crop and a niche area crop, because there are families traditionally, cultivating jute for very long, and I think fluctuation in this affects nearly 4 million lives. How is this affected? Obviously, it's going to support, and this is coming at a good time. It'll help that whole jute sort of ecosystem. Right. And prices related to the oil markets. Oil today rose towards $116 a barrel, adding to a 7% surge the previous day, supported by supply risks from a potential European Union oil embargo on Russia and concern about attacks on Saudi oil facilities. In intraday trade, Brent crude was trading around $115.80 per barrel, while WTI crude prices were at $112 per barrel. So volatility जो है oil prices में आपको लगता है उसी से सारी volatility stock markets में भी boomerang कर रही है and commodities में भी बाकी commodities? सोनू, ये almost like life blood जिसे कहते हैं ना, मान लीजिए आपके खून में ही infection आ जाता है या खून में कुछ आ जाता है, तो ये oil से आपके सारे जो wheels of the economy चलती हैं, वहां पे अगर उसकी सप्लाई में दिक्कत आएगी तो फिर वहां से इन्फ्लेशन आता है। इन्फ्लेशन अगर आएगा तो आपके बॉन्ड मार्केट्स, आपके इक्विटी मार्केट्स दोनों इम्पैक्ट होता है। इक्विटी मार्केट्स में तो फिर भी जो है वहां पे मैनेज हो जाएगा, क्योंकि हमारे जैसे कंट्रीज में हमारे जहां पे 5-6% इन्फ्लेशन रहता है, हमारे जो मैनेजर्स हैं वो उनमें एक्सपर्टीज आ गई है ओवर मेनी डेकेड्स एज टू हाउ टू मैनेज इन्फ्लेशन। ये मैनेज करना हमारे वेस्ट में जो यूरोप और अमेरिका, उन लोगों की बस की बात नहीं है। आई हेट टू से दिस, क्योंकि उनको आदत ही नहीं है, 2% की भी आदत नहीं थी, तो उनके लिए चैलेंज होगी। हमारे जो एक्सपर्ट मैनेजर्स हैं वो तो रास्ता निकाल लेंगे, क्योंकि हमें वो इंजेन्युइटी है। तो ये चैलेंज बना रहेगा, ये कहीं नहीं जाने वाला। थोड़ा गिरने पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से सुधार हो सकता है, पर प्रेशर रहेगा। आइए अब चलते हैं सराफा बाजार की ओर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल अनुबंध वाले सोने का मूल्य 180 रुपए की गिरावट से 51,470 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। मई अनुबंध वाली चांदी भी 370 रुपए सस्ती होकर 68,980 रुपए प्रति किलो पर थी। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना मंदी के साथ $1,932.70 प्रति आउंस पर था। चांदी भी गिरावट दर्ज करती हुई $25.30 प्रति आउंस पर थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शामिल होने के लिए। धन्यवाद सोनू। Thank you, Diana. Thank you. And now, before we close, a reminder of the headlines. Key domestic stock climbs more than 1%. Sensex finishes near the 58,000 mark. Nifty settles above 17,300 points. Global share markets witness modest gains, and Brent crude prices hover around $116 per barrel level. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra.